मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, राजस्थान। बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य, प्रथम पत्र, आत्मिक काव्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग के विभिन्न छंदों पर हमारी चर्चा आप सबसे हो रही है। इसी क्रम में आज पुनः कुछ नए छंदों पर हम अनुशीलन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, आप सबसे बातचीत करेंगे। हरिऔध जी, जैसा कि आप जानते हैं, द्विवेदी युगीन कवि रहे हैं। हरिऔध जी द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के अगले छंद पर चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। पिछले कालांश में आपने देखा था कि विरह विदग्धा राधा किस प्रकार से उनके सदन में आई हुई प्रातःकालीन पवन को अपना संदेश वाहिका बनाना चाहती हैं। उस गोपाल के लिए जो गोकुल को छोड़कर मथुरा चला गया है, मधुबन चला गया है, और राधिका जी अनुनय विनय कर रही हैं, अनुरोध कर रही हैं उस पवन से कि किसी भी प्रकार राधिका जी के संदेश को वह पवन कन्हैया के पास संप्रेषित कर दे। अगले छंद की चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। मंदाक्रांता छंद है। राधा का संवाद प्रातःकालीन पवन से चल रहा है। प्रातःकालीन पवन को संबोधित करती हुई राधा कहती हैं, तू जाती है सकल थल ही वेग वाली बड़ी है, तू है सीधी तरल हृदया ताप उन्मूलती है, मैं हूं जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा, जैसे हो ऐ भगिनी बिगड़ी बात मेरी बना दे। मंद मंद मंथर मंथर गति है इस छंद की, शब्दों की गति मंद मंद। राधा पवन को तू कह के संबोधित करती हैं और कहती हैं, तू जाती है सकल थल ही वेग वाली बड़ी है। ऐ पवन, तुम समग्र भूमंडल पर विचरण करती हो, संचरण करती हो और अत्यंत वेग वाली हो। तुम में क्षिप्रता है, तुम में द्रुतता है, तुम में आंधी का वेग है, तुम झंझावात हो सकती हो, तुम चक्रवात हो सकती हो, तुम प्रवंजन हो सकती हो, तुम में अत्यंत वेग है और तुम समग्र भूमंडल पर संचरण करती हो, विहार करती हो। तो राधा कहती है पवन से, तू जाती है सकल थल ही वेग वाली बड़ी है, तू है सीधी तरल हृदया ताप उन्मूलती है। प्रशंसा करती हुई, पवन की विशेषता को रेखांकित करती हुई राधा कहती हैं कि ऐ पवन, तू सीधी और तरल हृदय वाली हो, सहानुभूति और सहृदयता से युक्त तुम्हारा हृदय है और जगति के ताप का तुम उन्मूलन करती हो, जगति के ताप का, संताप का तुम शमन करती हो। और आगे की पंक्ति, मैं हूं जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा। पवन के लिए दूसरा पर्यायवाची शब्द का प्रयोग राधा करती हैं, वायु, और कहती हैं कि मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, मुझे तुम पर बहुत ही आस्था है, जैसे हो ऐ भगिनी। और पवन को, वायु को वह अपनी भगिनी कहती है, अपनी बहन करके संबोधित करती है। इतनी आत्मीयता, इतनी अंतरंगता आप यहां देख पा रहे हैं।
जैसे हो ऐ भगिनी बिगड़ी बात मेरी बना दे। ऐ बहन पवन, तुम मेरी बिगड़ी हुई बात को बना दो, मेरे कार्य को सिद्ध कर दो। इन पंक्तियों में ऐसा आभास होता है कि कविवर हरिऔध ने जिस प्रकार से राधा यहां पवन को संदेशवाहक बनाना चाहती हैं, पवन को दूत बनाकर गोपाल के पास मथुरा प्रेषित करना चाहती हैं, इस तरह हालांकि अलग से पृष्ठभूमि में, अलग प्रसंग में अंग्रेजी साहित्य के महान कवि शेली ने पवन पर कविता रची थी और उस कविता का शीर्षक था ओड टू द वेस्ट विंड। वेस्ट विंड को संबोधित उस ओड में, उस संबोधन गीत में अंग्रेजी के रोमांटिक कवि शेली ने उस वेस्ट विंड से अनुरोध किया था कि वह क्रांति करे, वह नवनिर्माण करे, नव परिवर्तन करे। और उनकी पंक्तियां, शेली की पंक्तियां हैं, ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स like withered leaves to quicken a new earth, ashes and sparks my words among mankind, the trumpet of your prophecy, O wind, if winter comes, can spring be far behind। शेली ने पवन को संबोधित उस कविता में पूरे संसार के लिए आशावादिता का संदेश दिया है, नवनिर्माण का संदेश दिया है और पवन को संदेशवाहक बनाना चाहा है उस नवनिर्माण के लिए, उस नवीन क्रांति के लिए। हालांकि उस कविता की पृष्ठभूमि अलग है, लेकिन ऐसा आभास होता है कि महाकवि हरिऔध ने शेली की उस कविता का अध्ययन जरूर किया होगा, क्योंकि महाकवि हरिऔध ने प्रिय प्रवास की एक लंबी भूमिका लिखी है और इस प्रकार से अन्य कई ग्रंथों में हरिऔध ने कविता की उस परिभाषा, अंग्रेजी में कविता की उस परिभाषा को स्वीकार किया है कि पोएट्री शुड बी सिंपल, सेंसुअस एंड इमोशनल। अंग्रेजी की इस परिभाषा को कवि हरिऔध स्वीकार करते हैं। तो इस कविता पर, इस पवन संदेश और कविता पर शेली के उस ओड का प्रभाव दिखता है, ओड टू द वेस्ट विंड। तो यहां आप देख रहे हैं कि राधा पवन से संवाद करती हैं, राधा पवन को संदेशवाहक बनाकर, दूत बनाकर गोपाल के पास मथुरा प्रेषित करना चाहती हैं और इसी प्रसंग में यह अवतरण आपके सामने। अब अगले अवतरण पर चलते हैं। कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, ऊंचे ऊंचे धवल गृह की पंक्तियों से प्रशोभी, जो है न्यारा नगर मथुरा प्राण प्यारा वही है। मेरा सूना सदन तज के तू वहां शीघ्र ही जा। कालिंदी की चर्चा, यमुना नदी की चर्चा और गोकुल की चर्चा, वृंदावन की चर्चा और मथुरा की चर्चा, ब्रज प्रदेश का, ब्रजभूमि का संपूर्ण टोपोग्राफी, संपूर्ण भूगोल, वृक्ष लताएं, नदियां, ताल तलैया, कुंज निकुंज, वन उपवन, समस्त का चित्रण आप यहां देख पा रहे हैं। यहां राधा कहती हैं पवन से, कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, ऊंचे ऊंचे धवल गृह की पंक्तियों से प्रशोभी, जो है न्यारा नगर मथुरा प्राण प्यारा वही है। राधिका जी कहती हैं पवन से कि उनका प्राण प्यारा अर्थात कन्हैया मथुरा नगर में प्रवासित है, प्रवास में है, गया हुआ है और वह मथुरा नगर न्यारा है, कालिंदी के तट पर बसा हुआ है। कालिंदी अर्थात यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इन पंक्तियों के अर्थ को देखें। कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, यमुना नदी के किनारे घने रमणीय उद्यानों से युक्त और ऊंचे ऊंचे धवल गृह, श्वेत वर्ण के गृहों, घरों से युक्त घरों की पंक्तियां शोभायमान है उस न्यारे नगर मथुरा में और वहीं प्राण प्यारा कन्हैया विराजमान है, स्थित है। कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, ऊंचे ऊंचे धवल गृह की पंक्तियों से प्रशोभी, जो है न्यारा नगर मथुरा प्राण प्यारा वही है। मेरा सूना सदन तज के
राधिका जी कहती हैं, ऐ पवन, ऐ भगिनी पवन, मेरे इस सूने सदन को त्याग करके तू वहां शीघ्र ही जा, शीघ्रता से तुम वहां प्रस्थान करो, शीघ्रता से तुम उस मथुरा नगर की ओर प्रस्थान करो जहां मेरा प्राण प्यारा निवास करता है। यहाँ आप ब्रज प्रदेश का पूरा एक भौगोलिक जो पर्यावरण है, भौगोलिक जो वातावरण है, उसका चित्रण आप यहाँ देख पा रहे हैं। दृश्य बिंब है कालिंदी के तट का जो चित्र आपके सामने, उद्यानों का चित्र, ऊंचे ऊंचे श्वेत वर्ण के गृहों की पंक्तियां जो शोभायमान है, उसका चित्र पूरे के पूरे अवतरण में चित्रात्मकता है, जिसे आप दृश्य बिंब कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे विजुअल इमेजरी कहा जाता है। इन पंक्तियों में दृश्य बिंब है, चित्रात्मकता है। राधिका जी अनुरोध करती हैं पवन को कि शीघ्रता से उस मथुरा नगर की ओर वो प्रस्थान करे और राधिका जी के संदेश को संप्रेषित करे माधव को, कन्हैया को। आगे की पंक्ति देखें, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जा न विश्राम लेना। राधिका जी अनुरोध करती हैं भगिनी पवन से कि जो ही मेरा भवन तज कर त्याग करके ऐ पवन तुम थोड़े आगे बढ़ेगी तो शोभा वाली सुखदाई मंजुल मनोहर मनोरम भांति भांति के कुंज तुम्हें दिखाई पड़ेंगे, वन उपवन दिखाई पड़ेंगे, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, और कुंजों की जो छाया है, प्यारी छाया मनोरम छाया, वे तुम्हें आकर्षित करेंगी। और राधिका जी कहती हैं तो भी मेरा दुख लख वहां जा न विश्राम लेना। राधिका जी कहती हैं कि मेरे दुख को समझकर तुम उस घनी छाया में, वन कुंज लताओं की घनी छाया में, प्यारी छाया में तुम वहां विश्राम मत करना, बल्कि अपने उद्देश्य को ध्यान रखना, अपने गंतव्य को ध्यान रखना। मथुरा नगर तुझे जाना है, इसलिए रास्ते में जो वन कुंज लताएं मिलेंगी, उनकी जो मृदुल छाया तुझे मिलेंगी, उस छाया में तुम विश्राम न करना, बल्कि अपने गंतव्य की ओर, अपने उद्देश्य की ओर तुम प्रस्थान करते रहना। वन कुंज लताओं का चित्रण, ब्रजभूमि का चित्रण, ब्रज प्रदेश की वन कुंज लताओं का यहाँ पूरा का पूरा विवरण कवि ने प्रस्तुत किया है। इस कविता में जिन वन कुंज लताओं की चर्चा है, कुछ इसी तरह की बात, हालांकि वहां संदर्भ और प्रसंग दूसरा है। अमेरिका के कवि हुए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और उनकी एक कविता है जिसमें वन उपवन की वो चर्चा करते हैं, और उसमें पथिक की चर्चा करते हैं, राहगीर की चर्चा करते हैं, जो उस सुरम्य रमणीय वन उपवन को निहार कर उसके आनंद में विभोर हो जाता है, मंत्रमुग्ध रह जाता है, लेकिन उसे अपने प्रण, अपने शपथ की उसे याद आती है, और तब वह अपने मन को संकल्पबद्ध करता है, अपने मन को समझाता है कि नहीं, इस मनोरम वन उपवन लताओं की जो सुंदरता है उसमें मुझे मंत्रमुग्ध न होना है, बल्कि मुझे अपने गंतव्य पर जाना है, मुझे अपने उद्देश्य को सिद्ध करना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की उस कविता में पंक्ति आती है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। महाकवि हरिवंश राय बच्चन ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस कविता के इस अवतरण का अनुवाद हिंदी में इस प्रकार किया है, गहन सघन मनमोहन वंतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं, अभी कहाँ आराम पदा, यह मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। पवन संदेश की इस कविता में राधा भगिनी पवन को यही संवाद देती हैं, संदेश देती हैं कि सुरम्य वन कानन लताओं की जो मृदुल छाया, मनोरम छाया मिलेगी, वहां तू विश्राम मत करना, बल्कि अपने गंतव्य को, अपने उद्देश्य को
हमेशा ध्यान में रखना और मथुरा की ओर तुम प्रस्थान करते रहना कार्य की सिद्धि करने के लिए। यहां आगे देखें, अगला जो वक्तव्य है, अगला जो अवतरण है, थोड़ा आगे सरस रव का धाम, सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुत द्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह माना न होना। राधिका जी समझा रही है, प्रबोधन दे रही है भगिनी पवन को कि तुम थोड़ा आगे चलोगे तो कर्णप्रिय कलरव तुम्हें सुनाई पड़ेंगी, और कलरव का धाम जो प्रसूनों से, पुष्पों से आच्छादित तुम्हें मिलेगा, और अच्छे अच्छे द्रुम लताएं, सौंदर्यशाली लताओं और द्रुमों से युक्त वो पूरा का पूरा परिवेश होगा। और जो ही तुम आगे बढ़ोगी वृंदावन तुम्हें दिखाई पड़ेगा, लता गुल्म कुंज निकुंजों से युक्त, पुष्पों प्रसूनों से युक्त, और उसकी सुंदरता, उसकी रमणीयता अत्यंत मनोहारी होगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, तुम्हारे मन को वो मुग्ध कर लेगा उसकी सुंदरता। लेकिन राधिका जी समझाती हैं उस पवन को, आना जाना इस विपिन से मुह माना न होना। इस विपिन से, इस उपवन से, इस अरण्य से प्रस्थान करना, विचरण करना, संचरण करना, लेकिन मोहित मत होना, वहां रुकना नहीं, वहां विश्राम मत करना, क्योंकि तुम्हें गंतव्य तक जाना है, तुम्हें विश्राम नहीं करना है, तुम्हें कार्य को सिद्ध करना है, अपने उद्देश्य को सिद्ध करना है। तो राधिका जी का यह प्रबोधन पवन के नाम, थोड़ा आगे सरस रव का धाम, सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुत द्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह माना न होना, उस पर मोहित न होना। राधिका जी इस तरह का प्रबोधन पवन को दे रही हैं। और आगे का जो अवतरण है उसमें आप देखेंगे कि राधिका जी का जो उदात्त चरित्र है उसका प्रकटीकरण, उसका निदर्शन आगे आने वाले छंद में मिलता है। आगे आने वाले छंद में राधिका जी का जो चित्रण हरिऔध कवि ने किया है, ये राधिका जी कृष्ण भक्त कवियों के द्वारा चित्रित राधिका जी से भिन्न है। हरिऔध की राधा रीतिकालीन कवियों के द्वारा चित्रित राधिका जी से भिन्न है। यह अगले अवतरण में, अगले चरण में आपको दिखेगा। वह अवतरण की शुरुआत होती है, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे बरस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। राधा भगिनी पवन को समझा रही हैं कि वन कानन लताओं के मनोरम सौंदर्य में तुम विश्राम मत करना, और अपने कार्य की सिद्धि करने के लिए निरंतर संचरण करना, निरंतर प्रवाहित होते रहना। और आगे की पंक्ति में, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, ऐ पवन, अगर तुम्हारे जाने के क्रम में, तुम्हारे संचरण के क्रम में, तुम्हारे विचरण के क्रम में पथ में कोई क्लांत पथिक तुम्हें मिले, कोई थका हुआ, कोई दुखी पथिक तुम्हें मिले, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। ऐ पवन, तुम उसके नजदीक चले जाना और उसकी थकावट को, उसकी क्लांति को, उसके विषाद को, उसकी वेदना को मिटाने का प्रयास करना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, और धीरे धीरे उसके गात, उसके शरीर का स्पर्श करके उसके संताप को, उसके ताप को तुम दूर करना, और सदगंधों से और अपने सुवास से, अपने सौरभ से, अपने सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। जो श्रमित जन हैं, जो रास्ते में तुम्हें दिखेंगे, आते जाते दिखेंगे, श्रम से थके हुए जो जन हैं, उनको हर्षित करना, उन्हें सुख पहुंचाना, उनकी क्लांति को हर लेना, उनके श्रम से हुई थकावट को दूर कर लेना। यह जो वक्तव्य है,
यह एक विवेकशील विचारशील राधिका का चित्र आपके सामने यहां हरिऔध कवि ने प्रस्तुत किया है। राधिका जी श्रमित जन की चिंता करती हैं, पर दुख कातर हैं, लोगों की भलाई चाहती हैं। प्रणयिनी राधिका जी स्वयं अपने प्रणय के लिए ही चिंतित नहीं है, अपने कन्हैया के लिए ही आतुर नहीं है, लेकिन वे पूरे समाज को देखती हैं, श्रमित जन को देखती हैं और उनकी भलाई, उनके कल्याण के बारे में भी ये सोचती हैं। यह उनकी परदुख कातरता है। यहां जन कल्याणी राधा का चित्र हमारे सामने हरिऔध कवि ने प्रस्तुत किया है। और यह जो चित्र है, यह जो चरित्र है, यह भक्तिकालीन कवियों द्वारा चित्रित राधा, रीतिकालीन कवियों द्वारा चित्रित राधा या आदिकालीन कवि विद्यापति के द्वारा चित्रित राधा से बिल्कुल ही भिन्न है। यह आधुनिक राधा है। द्विवेदी युगीन कवि हरिऔध ने इस राधा के व्यक्तित्व का शीलपन किया है। द्विवेद युग में, जैसा कि पिछले कालांशों में आपसे हमने चर्चा की थी, कि मानवतावाद, नवजागरण, लोक कल्याण, लोक मंगल की बातें पूरे वातावरण में प्रसारित हो रही थी। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त लिख रहे थे, निज हेतु बरसता नहीं व्योम से पानी, निज हेतु बरसता नहीं व्योम से पानी, हम हो समष्टि के लिए वृष्टि बलिदानी। समष्टि के लिए वृष्टि बलिदान कर दे, परोपकार के लिए, उपकार के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दे। यह जो लोक कल्याण की भावना थी द्विवेदी युगीन पूरे के पूरे परिवेश में, उसका प्रतिफलन आप इन अवतरणों में देख पा रहे हैं। मैथिलीशरण गुप्त की उन पंक्तियों को भी आप स्मरण करते होंगे जिसमें वो लिखते हैं, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्यता के प्रति यह जो सहानुभूति है, श्रमित जन के प्रति यह जो सहानुभूति है, यह जो करुणा है, यह जो वेदना है राधिका जी के हृदय में। राधिका जी सहृदय है, उनका हृदय सहानुभूति और करुणा से युक्त है। और यहाँ राधिका जी का जो चरित्र है वह उदात्त है, जिसे अंग्रेजी में सबलाइन कहा जाता है। राधिका जी के इस चित्र के निदर्शन के साथ ही आज के इस संवाद को हम विराम देना चाहेंगे। अगली कक्षा में फिर अन्य अवतरणों पर हमारी चर्चा होगी आप सबके साथ।